अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने पहली बार हिट लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम, यानी बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा और भी नाम इसमें शामिल हैं। मोसाद चीफ डेविड बार्निया, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स और आईडीएफ चीफ ईयल जमीर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एयरफोर्स चीफ का भी नाम इसमें शामिल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशन चीफ इत्सीक कोहेन। ये वो नाम है जो हिटलिस्ट में इस वक्त नजर आ रहे हैं। किसकी? ईरान की। दिलचस्प बात यह है कि अब तक सिर्फ इजराइल ऐसी लिस्ट जारी करता था, लेकिन पहली बार ईरान ने इसे जारी किया है। ईरानी मीडिया ने अभी यह नहीं बताया कि इन लोगों को कब टारगेट किया जाएगा। यहां याद दिला दे कि यह हिटलिस्ट नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद जारी की गई है। आपको याद हो कि 11 फरवरी को नेतन्याहू व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि अमेरिका ईरान से बातचीत करेगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब आपको बताते हैं कि ईरान की हिटलिस्ट जो तैयार है उसमें किसके किसके नाम है। आप देखिए, ईरान की जो हिटलिस्ट है उसमें प्रधानमंत्री का नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम इसमें नजर आ रहा है। दूसरा, मोसाद चीफ डेविड बार्निया, इस हिटलिस्ट में नाम उनका भी है। फिर डिफेंस मिनिस्टर का भी नाम इजराइल काट्स। ये लिस्ट तैयार की गई है और आईडीएफ चीफ ईयल जमीर, यानी जो पूरी ताकत है इजराइल की, उन सबके नाम ईरान ने हिटलिस्ट में रखे हैं। इन्हें टारगेट किया जाएगा। और आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है? नेतन्याहू मुलाकात करते हैं और इसी बीच ये लिस्ट देखने को मिलती है। एयरफोर्स चीफ तोमर बार का भी नाम इस हिटलिस्ट में है, जो ईरान की हिटलिस्ट है उसमें। और इससे पहले इजराइल हिटलिस्ट निकालता था, मोसाद जो हिटलिस्ट निकालती थी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी। और इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ जो शलोमी बाइंडर है, उनका भी नाम शामिल है। ऑपरेशन चीफ इत्सीक कोहेन का नाम शामिल है। यानी वो हर शख्स, हर वो बड़ा पदाधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर सैन्य अधिकारी और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं बड़े, वो भी इसमें शामिल है। यानी मोसाद तो तैयारी कर रहा है, इजराइल तैयारी कर रहा है, और इस हिटलिस्ट जो है इजराइल की तरफ से दिखती थी, अब उसका जवाब ईरान ने भी तैयार किया और कहा कि हम पीछे नहीं रहने वाले, हम भी करारा जवाब देना जानते, और फिर एक हिटलिस्ट निकाल दी जिसमें तमाम नाम है, प्रधानमंत्री से लेकर सैन्य अधिकारियों के। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल हिमांशु सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका भी। हमारे साथ रवि अरोड़ा, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। सबसे पहले आशीष सर, स्टार्टिंग दिस डिबेट फ्रॉम यू, और मैं जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि ईरान हिटलिस्ट निकाल रहा है और उस लिस्ट में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े सैन्य अधिकारी जो हैं उनके नाम शामिल हैं। कैसे देखें इस पूरे प्रकरण को? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? जय हिंद आशीष, बहुत ही बुरा दिन है आज हमारा। मिस्टर गुप्ता जैसे देशभक्त इंडियन पासपोर्ट होल्डर को एफबीआई ने अंडर टॉर्चर एक कबूलनामा ले लिया, जो कुछ काम कर रहे थे कनाडा में एंटी इंडिया फोर्सेस के खिलाफ। और ये बहुत ही ब्लैक डे है। मुझे मालूम है कि विदेश मंत्रालय इस पे कुछ करेगा। उसी से लिंक्ड है आपका आज का टॉपिक। एक मैडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का मतलब खत्म होता जा रहा है। और जैसे अमेरिका एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, वैसे दुनिया भी एक लॉलेस कंडीशन में होती जा रही है। ये किसी भी देश के अपने लोकल लॉज या इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है कि आप किसी दूसरे देश के
नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारने का तैयारी या घोषणा या प्लान करे। इसकी शुरुआत आशीष एक्चुअली आयरनी है ये कि अमेरिका ने की थी 9/11 के बाद। उन्होंने प्रेसिडेंट को एक लाइसेंस टू किल दिया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट कुड एम्प्लॉय डिप्लॉय मिलिट्री पावर टू एलिमिनेट anyone anywhere in the world if he was acting against US interest। इसी के बाद जितने भी हमारे कोवर्ट ऑपरेशंस शुरू हुए पूरी दुनिया में, जिसमें एक एक्चुअली वो म्यूनिक ओलंपिक से शुरू हो गया था कि आप दूसरे देश में जाके दूसरे देश के लोगों को मारते थे थ्रू कोवर्ट ऑपरेशंस। ये फिर भी एक छिपी हुई बात होती जी। इसमें डायरेक्ट स्टेट इन्वॉल्व नहीं होते थे। स्लीपर सेल्स उसी देश में रह रहे उस देश के अगेंस्ट लोगों को यूज किया जाता था। लेकिन अब आज की तारीख में ईरान जैसा नेशन अगर अपने स्टेट टेलीविजन चैनल के माध्यम से एक दूसरे सॉवरेन स्टेट को, जिसको वो नहीं मानते हैं, ये धमकी दे कि हम आपकी सारी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप, नॉट ओनली मिलिट्री, ये लिस्ट जो है ये मिक्स्ड लिस्ट है। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी है और ऑफ कोर्स एयरफोर्स चीफ, उनके मोसाद के डायरेक्टर, उनका आईडीएफ जो हमारे सीडीएस के इक्विवेलेंट है, मतलब ऑल द डिफेंस फोर्सेस के चीफ, इनका नाम दिया हुआ है ड्यूरिंग अ पीस टाइम। इसमें वो एक मेजर ब्लंडर कर रहे हैं आशीष। अभी तक भी, अभी 11 तारीख की नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग के वक्त तक इन दोनों देशों के पास, अमेरिका और इजराइल के पास, ईरान पे हमला करने का कोई लेजिटिमेट ग्राउंड नहीं था। ठीक है सर, लेकिन ये लिस्ट क्यों जारी की गई है? वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? वो काउंटर, उनको पता है कि इजराइल की मोसाद और अमेरिकन एजेंसीज ईरान में अभी भी कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर रही हैं, कुछ बैकग्राउंड से वेपन्स, कुछ उन्होंने बहुत हाई लेवल के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग की है। वो न्यूज आपने देखी होगी वेस्टर्न मीडिया की कि स्टारलिंक के सर्वर्स को वहां पे स्मगल किया है ईरान के अंदर थ्रू पाकिस्तान। 7,000 या 6,000 सर्वर्स, क्योंकि स्टारलिंक और सारे इंटरनेट के जो सर्वर्स ईरान में बेस्ड थे उसको वहां की लीडरशिप ने कंट्रोल कर रखा था। काफी दिनों तक टोटल रोक लगा रखी थी और उसके बाद अपने रिसोर्सेज के हिसाब, अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे थे। तो वहां पे अंदर ही अंदर वहां की रजीम चेंज के लिए कुछ ना कुछ मोसाद और अमेरिकन इंटेलिजेंस काम कर रही है। वो इससे एक डर पैदा करने के लिए, इसके काउंटर में एक डर पैदा करने के लिए, इस मिशन को डाइल्यूट करने के लिए एक काउंटर ऑफेंसिव के तहत उन्होंने डेस्परेशन में इस तरह की एक बेवकूफी भरी कदम उठाई है जिसको इजराइल यूज करके और उन पे अटैक कर सकता है। आशीष, ठीक है। कर्नल हिमांशी, ये नॉर्मल है क्या हिट लिस्ट जारी करना सैन्य सिद्धांतों में? आशीष नमस्कार, जय हिंद। देखिए, सैन्य सिद्धांतों में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये ईरान पहली बार नहीं कर रहा है। देखिए, 1994 में अर्जेंटीना में भी इजराइल के ऊपर एक हमला किया गया था। अर्जेंटीना में यहूदी समुदाय रहता है, वहां पर एक हमला किया गया था जिसमें 85 लोग मारे गए थे और लगभग 300 लोग घायल हुए थे। और अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स इस तरह का हमला जो है बहुत बड़ी बात थी। और 2006 में इसमें आरोप भी हुए थे और हिजबुल्लाह को उसमें नामित किया गया था। तो ऐसा नहीं है ईरान पहली बार इस तरह की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, जब आप इस तरह की कोई हिट लिस्ट जारी करते हो तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि कूटनीति जो है कहीं फेल हो रही है। और ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा होता है, जहां पर आप बहुत क्लियरली आपके जो भी शत्रु हैं उनको चित कर रहे हो। और क्यों ना करें, देखिए मैं ये चीज कह रही हूं, जब आपने ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया उससे पहले भी आपने कई बार ईरान के जो भी टॉप लीडरशिप है उसको खत्म करने की कोशिश की। आप क्लियरली कह रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान कि हमारे इस पे खामी नहीं है। तो अगर आप किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो आपके उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर ईरान कुछ कर रहा है तो हम उसको दुस्साहस कह रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल यही चीज करता है तो हम उसको बहुत साहस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड है इन चीजों को लेके। ये डिप्लोमेटिकली बहुत गलत है। आप युद्ध की तरफ पूरे दुनिया को ढेल रहे हैं और अपने लोगों को जो जिनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है उनको ढकेल रहे हैं। लेकिन जब कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया आनी बहुत। मैम, ये भी तो होता है ना कि अगर मोसाद की बात की जाए तो इससे पहले तो मोसाद भी लिस्ट जारी करता था।
बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ आशीष, जब आप कोई क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। देखिए, आपने ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक को रिमोट कंट्रोल मशीन से मार दिया। जब उनकी टॉप लीडरशिप बैठ के कोई मशवरा कर रही है और आप बातचीत में हैं, देखिए आपने उनके साथ धोखा किया है। ठीक है, डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ वॉर, लेकिन जब आप बातचीत के टेबल पे आ रहे हैं, उस समय आप एक टारगेटेड हिट करते हैं और उनके 5-6 लोगों को मार देते हैं। सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉट देम इनटू वॉर। और जब युद्ध की स्थिति होती है तो कहते हैं ना कि जी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो जब आप जंग के हालात लेके आए हैं, आप उनके घर तक अमेरिका आर्मडा लेके पहुंच गया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर अमेरिका मेरे साथ नहीं खड़ा होता तो मैं अकेले भी ईरान के ऊपर हमला करूंगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।